गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा, आज हम कक्षा 12th का सिल्वर वेडिंग पाठ पढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इसमें ये कहानी इस प्रकार से है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा समाज एक और तो नई उपलब्धियों को समेटे हुए है और दूसरी ओर मनुष्यों को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं गिरते जा रहे हैं। इसके मुख्य पात्र यशोधर बाबू, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इसी कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है और समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के अंदर के द्वंद्व हैं। यशोधर बाबू दफ्तर में काम कर रहे हैं और जब उन्होंने अपनी फाइल में एक दिन का काम पूरा किया तो घड़ी में 5:25 होते हैं। वो अपनी घड़ी सुबह शाम समाचारों से मिलाते थे, इसलिए वो दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं और इसी कारण वो दफ्तर में काम करते रहते थे। तो जो उनके अंडर काम करते थे उनको भी रुकना पड़ता था और वापसी के समय वो अपने मित्र किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का सा मजाक किया जाता है। और जो उनके साथी, उनके असिस्टेंट चड्डा जी मोरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। उनको ये सारी चीजें जो भी हम अननेसेसरी अनावश्यक रूप से उनके सामने लाते हैं वो सारी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। और इसी प्रकार से उस समय हाथ बढ़ाने की परंपरा थी, तो उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उनके मित्र कहते हैं ऑफिस में कि अब ये घड़ी आपकी पुरानी हो गई है, आप डिजिटल घड़ी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। अब ये शादी की बात सुनते ही तो उनकी आपस में बातचीत होती है कि आपकी शादी कब हुई थी। उन्होंने कहा मेरी शादी 6 फरवरी 1947 में हुई थी और इसी बात पर वे आपस में शादी की सालगिरह मनाने पर चर्चा करते हैं। अब शादी की सालगिरह सिल्वर वेडिंग मनाने के लिए उनके ऑफिस के जो लोग हैं वो उनसे आग्रह करते हैं कि आप आज तो हमें पार्टी देंगे। अब सिल्वर वेडिंग की पार्टी देने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि ये सब समहाउ इम्प्रॉपर है, ये सब अंग्रेजों के चोचले हैं। तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दिए और कहा कि मैं इस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा और उन्होंने अपने दफ्तर वालों को चाय पार्टी के लिए सहमत कर दिया। यशोधर बाबू रोजाना बिरला मंदिर जाना और उसके बगीचे में बैठकर प्रवचन सुनना और स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाते थे। ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो बुजुर्ग नहीं थे और पत्नी और बच्चे उनकी उपेक्षा करते थे, इसीलिए वो घर जल्दी भी नहीं जाना चाहते थे। और वहीं से वो बिरला मंदिर से उठकर पहाड़गंज जाते, घर के लिए सब्जी वगैरह लाते और इस समय वो मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वो 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। जब यशोधर बाबू आज बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनको एकदम से किशनदा की याद आई और उनको एकदम से किशनदा के बारे में याद आई और उसके साथ ही बहुमंजिली इमारतें जो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने वो लेनी स्वीकार नहीं की।
उनके पद के अनुसार उन्हें लक्ष्मीबाई नगर पर ही D2 टाइप अच्छे क्वार्टर भी मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की। वो बस किशनदा के पास ही रहना चाहते थे। वो किशनदा की स्मृति के लिए उनके साथ ही हमेशा रहना चाहते थे। अब कुछ वर्षों से यशोधर बाबू और उनके घर में हर बात पर मतभेद होने लगा। इसी वजह से उनको घर जाना अच्छा नहीं लगता था। वो किशनदा के साथ में बैठकर बातचीत करने में अपना समय बिता देते थे। घर पर उनकी पत्नी भी उनके साथ में किसी बात की सहमति नहीं रखती थी, क्योंकि बच्चों के दबाव के कारण वो मॉडर्न बन गई थी और शादी के समय वो जॉइंट फैमिली में थी, उस पर दबाव था। यशोधर बाबू ने उसे अपने आचार व्यवहार में बांध रखा था। अब वो बच्चों का पक्ष लेती है और खुद को बच्चों के अनुसार ही ढाल लेती है। यशोधर बाबू के साथ में उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यशोधर ने फिर सोचा कि जब मुझे घर में कोई पूछता ही नहीं है तो मेरे से अच्छा तो किशनदा ही हैं, जिन्होंने अपनी शादी नहीं की। शादी ना पूरा करके समाज को अगर मैं अपना जीवन समर्पित कर देता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। घर पर उनके बच्चे भी उनके हिसाब से नहीं चलते थे। उनका एक बेटा जो कि बड़ा लड़का प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था और कंपनी शुरू से ही उसको 1500 रुपए वेतन देने लगी। और दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विसेज में ना जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। ये सब कुछ उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। साथ ही वो डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। वो अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, लेकिन उनके साथ में सामंजस्य तालमेल नहीं बैठा पाते। अब यशोधर बाबू सोचते हैं कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा और उनके तमाम साथियों ने मकान लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। खुद यशोधर भी ये पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि शादीशुदा थे, उनको कहाँ रखते। और जैसे ही वो अपने गांव लौट गए, साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ना तो उन्हें कोई बीमारी हुई, यशोधर बाबू को इनका कारण भी नहीं पता लगा। वो किशनदा की ये बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। अब रोजाना की तरह यशोधर बाबू बिरला मंदिर के प्रवचनों में अपना मन लगाते। उम्र ढलने के साथ साथ जो था उनको अपनी और भी चिंता लगने लगी। अब एक बार जनार्दन शब्द जैसे ही उन्होंने सुना गीता के पाठ में, तो सुनने से उनको अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई और पता लगा कि उनकी जो बहन है वो बीमार है। उन्होंने अहमदाबाद जाने की सोची तो बड़े लड़के ने उनको पैसे देने से मना कर दिया। इन सब बातों से वो बहुत दुखी रहते थे। वो चाहते थे कि अपने सभी संबंधियों के सुख दुख में मिलूं। अब रोज की तरह किशनदा जैसे ही अपना घूमने के लिए निकल जाते, उसके बाद में शाम को जब घर पहुंचते, जैसे ही वो घर पहुंचे उन्हें घर का माहौल कुछ अलग सा दिखाई दिया। सुबह जब वो घर से निकले थे तो किसी ने भी, पत्नी ने या बच्चों ने, उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन जब शाम को घर पहुंचते हैं तो घर पर एकदम से वाइडे पंत लिखा हुआ और उसके साथ साथ घर में खूब डेकोरेशन हुई। वहां पर एक सेलिब्रेशन का माहौल लग रहा था और उन्होंने देखा
कि कुछ लोग अपने गाड़ियों के साथ में बाहर खड़े हैं और एक दूसरे को विदाई देते हुए भी उन्होंने देखा। कुछ स्कूटर खड़े हैं, मोटरसाइकिलें तथा लोग विदाई ले रहे थे और बाहर रंगीन कागजों की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे। और उन्होंने देखा कि उनका बेटा कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिला रहा था। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को भी बरामदे में खड़े देखा। कुछ लोगों को वो विदा कर रही थी, जिन्होंने बहुत ही आधुनिक तरीके से अपनी ड्रेसेस पहनी हुई थी। उनकी लड़की भी जीन्स और बगैर बांह का टॉप पहने हुए थे। पत्नी भी खूब तैयार हुई थी। यशोधर बाबू चुपचाप घर पहुंचे तो एकदम से बड़े बेटे ने उनको देर से आने के लिए उल्हाना दिया। यशोधर बाबू हंसी मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए ये कहने लगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जैसे ही उनसे किसी ने पूछा कि ये सिल्वर वेडिंग हमारे यहाँ कब से होने लगी, तो ये सब बातों का उत्तर देते हुए उन्हें झिझक सी आ रही थी। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की वो पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी। उनको ये मलाल था, ये गुस्सा था कि सुबह ऑफिस जाते समय किसी ने उनसे इस आयोजन की बात तक नहीं की। उनका पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों से, अपने साथियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो उनकी बातों का जवाब दे, लेकिन उनको ये सब विलायती रीति रिवाज किसी भी तरीके से अच्छे नहीं लग रहे थे। बच्चों के आग्रह पर उन्होंने सब काम किए। बच्चों के आग्रह पर उन्होंने केक काटा बिना मन के। उनको ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लग रहा था। केक काटा जबकि उन्होंने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, परंतु उन्होंने केक खाया नहीं क्योंकि इसमें अंडा होता है। और बहुत ज्यादा सब आग्रह करने लगे, जिद करने लगे, तो वो बोले कि अब मेरा संध्या का टाइम हो गया है, मैं अब संध्या करने के लिए जा रहा हूं। रोजाना शाम को पूजा करते थे और उस समय वो अपनी संध्या के लिए ही वहां से चल पड़े, क्योंकि उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने वहां से उठना, वहां से जाना ही बेहतर समझा। और जब वो बहुत देर तक संध्या करते रहे कि सभी चले जाएंगे और मेरी यहाँ पर पूजा भी हो जाएगी, तो उसी समय यशोधर बाबू की पत्नी ने आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों की जाने की बात सुनकर वो जैसे कपड़ों में बैठे हुए थे वैसे ही उठकर आ गए। इतने में उनके बेटे को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही ये सब कुछ उनके साथ में घटित होता है, यशोधर बाबू को किशनदा की याद आ जाती है। अपनी पुरानी यादें उनके सामने आती हैं कि हम किस प्रकार से दोनों दोस्त हम इकट्ठे रहते थे, बातचीत करते थे। आज तो मेरे साथ में बात करने वाला कोई भी नहीं है। उसी समय सभी ने, जैसे ही सब मेहमान चले गए, तो वो जो गिफ्ट लाए थे, जो तोहफे लाए थे, उन सबको खोलकर देखा और उन तोहफों में से एक गिफ्ट गाउन जो था वो उठाकर उनके बेटे ने अपने पिता को दिया। उनका कहना था कि पिता का पजामा कुर्ता जो है उससे अच्छा ये गाउन है, और बच्चों के आग्रह पर वो गाउन पहन लेते हैं और उनकी आंखों में जरा कम सी चमक आ गई। वो किस लिए ये चमक आ गई उनकी आंखों में,
कि आज जो ये बेटा मुझे कह रहा है कि गाउन पहनकर आप दूध लेने जाना, अगर यही काम ये बेटा कर लेता तो कितना अच्छा होता। आज हमें समय के साथ साथ यह देखना चाहिए कि माता पिता को भी बच्चों के अनुसार ढलना चाहिए और बच्चों को भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में जितने भी मानवीय मूल्य हैं वो कम होते जा रहे हैं। ये सब जो है आज के परिवेश को देखते हुए सब एक दूसरे की नकल करते हुए अपने आप में इन चीजों को समावेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के साथ साथ माता पिता को भी अपने बच्चों के अनुसार ही ढल जाना चाहिए और बच्चों को भी अपने माता पिता की पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए।